मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से रुद्रप्रयाग के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 3:30 बजे रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ पहुंचेंगे, जहां पर ओमकारेश्वर मंदिर में आयोजित पांडव नृत्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम को सीएम ऊखीमठ के सारी गांव में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं पर करेंगे। रविवार को सीएम सुबह बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे, जहां पर सीएम पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही एक तरह से शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। पांडव नृत्य के कार्यक्रम में भी आज शिरकत करने वाले हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में पांडव नृत्य हो रहा है और इसके अलावा कल सीएम धामी ऊखीमठ में पूजा अर्चना करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान हुआ है, जिसमें से उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, जिसकी केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। सीएम पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शुक्रवार को देहरादून पहुंचे और निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग की गई, तो अलग अलग नेताओं से मुलाकात भी की गई। इस दौरान केदारनाथ की जीत को लेकर बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और जीत का सिलसिला आगे भी जारी रखने के लिए मूल मंत्र दिया। बीएल संतोष ने कहा कि हमारे पास पीएम मोदी जैसा नेतृत्व है, जिसकी दुनिया मुरीद है, जबकि राज्य में सीएम धामी का कुशल नेतृत्व है। बीएल संतोष ने चुनाव को लेकर मेहनत और लगन से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करनी है। इस मीटिंग में निकाय चुनाव के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, शहरी विकास मंत्री, संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले पूरी तैयारी करती है और इसी तैयारी के निर्देश मीटिंग में दिए गए हैं। निकाय चुनाव हो या अन्य तमाम संगठनात्मक विषय, उनके द्वारा हम सबको मार्गदर्शन किया गया। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर दिन वो अपने आने वाले कार्यों के लिए, आने वाले कोई भी कार्य के लिए हमेशा मुस्तैदी से काम करती है। उत्तराखंड में कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे भी सबसे पुराने और सबसे बड़े देहरादून नगर निगम की मेयर सीट प्रत्याशियों के लिए ही नहीं बल्कि पार्टियों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है। लेकिन राजधानी होने के कारण इसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। (1937) में गठित देहरादून नगर पालिका 1998 में नगर निगम बन गया। तब 40 वार्ड वाला ये निगम आज 100 वार्ड में तब्दील हो गया। प्रदेश के इस सबसे बड़े नगर निगम में 7.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, लिहाजा इस निगम की सवारी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, खासकर बीजेपी के लिए जो सरकार में भी है और पिछले 3 टर्म से देहरादून नगर निगम में भी। राजधानी होने के कारण देहरादून पर जनसंख्या का भारी दबाव है। इस दबाव के चलते अनियोजित निर्माण देहरादून की सबसे बड़ी समस्या है, जिसने शहर की तस्वीर ही बिगाड़ रखी है। ट्रैफिक का दबाव इतना है कि सड़कें छोटी पड़ने लगी हैं। आए दिन जान से लोग हलकान हैं। शहर में ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ी समस्या है। बरसात में सड़कें तालाब बन जाती हैं। नगर निगम के लिए मलिन बस्तियां भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ जो सबसे ज्यादा जो बरसात में जो है, अभी हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। कई जगह जो है पानी भरता है और एक इसके लिए सिंचाई विभाग ने, उस समय जब हम थे तो हमने सिंचाई विभाग को भी कहा था और पूरा एक मास्टर प्लान बना था, लेकिन उसके लिए अभी शायद पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिए वो मामला थोड़ा अटका। जिस दिन मास्टर प्लान वो बन जाएगा तो निश्चित रूप से जो हमारी ड्रेनेज की समस्या उसका समाधान होगा।
देहरादून में 2 बार के मेयर रहे विनोद चमोली का भी मानना है कि राजधानी होने के कारण भी देहरादून नगर निगम में चुनौतियां कम नहीं है। करीब 196 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले देहरादून नगर निगम से लोगों को उम्मीदें बहुत है, लेकिन नगर निगम के पास अधिकार सीमित है। निगम को ज्यादातर विकास कार्यों के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी आम लोगों को जानकारी नहीं होती। शहर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और बाहर के लोग पलायन करके देहरादून में की ओर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक अनियोजित विकास पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र में और उससे बाहर हो रहा है। तमाम कॉलोनाइजेशन हो रही है, तो वो अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। जैसी जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर अवस्थापना सुविधाएं कम पड़ेंगी, तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में अन्य नगर निगमों की बात करें तो दूसरा बड़ा नगर निगम है हल्द्वानी, जहां 60 वार्ड और 2,41,000 मतदाता हैं। प्रदेश का सबसे छोटा नगर निगम है अल्मोड़ा, जहां 25,600 मतदाता हैं। यहां पहली बार नगर निगम का चुनाव होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी शुक्रवार को चमोली के कर्णप्रयाग शहर के दौरे पर रहे और इस दौरान कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर और सुभाष नगर का दौरा किया गया। बलूनी ने यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुके 36 परिवारों के मकानों का मुआयना किया। बलूनी ने प्रभावितों को जल्द मदद का भी भरोसा दिया है। आपको बता दें कि यहाँ के पीड़ित लोग अपने घर छोड़कर किराए पर रहने को मजबूर हैं और सरकार से मुआवजे की मांग करते रहे हैं। सांसद बलूनी ने सभी को मदद का भरोसा दिया। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर हाल ही में ऋषिकेश में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले यूकेडी नेता और राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र सिंह पंवार की याद में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने राज्य आंदोलन में स्वर्गीय पंवार के योगदान को याद किया। साथ ही प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप ने दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए आयोग बनाने की मांग की। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, ट्रेड यूनियन नेता समर भंडारी समेत कई वक्ताओं ने विचार रखे हैं। और रुद्रपुर के नैनीताल हाईवे पर एक युवक से कार अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद कार रिवर्स गियर में तेजी से बैक हुई और रोडवेज बस को टक्कर मारते हुए एक दुकान की दीवार से टकराकर रुक गई। शुक्र रहा कि कार की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामला संज्ञान में लिया तो पुलिस ने कार को खटीमा से खोजकर सीज कर दिया। आपको बता दें कि वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। के माध्यम से मेरे संज्ञान में एक वीडियो है, जिसमें कार चालक द्वारा 2-3 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए अपनी गाड़ी क्षतिग्रस्त करते हुए देखी जा रही है। तो इसमें पूर्ण तरह से जानकारी करके जांच की जाएगी और अगर कुछ भी इसमें विधिक कार्रवाई की जरूरत होगी तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भालुओं का आतंक देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले जोशीमठ में भालू दिखने के बाद अब बागेश्वर में कपकोट के भनार गांव में भालू को 2 बच्चों के साथ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जिसमें ग्रामीणों की चिंता उस वक्त और बढ़ गई जब भालू अपने बच्चों के साथ रिहायशी इलाके की तरफ दौड़ने लगे और लोगों ने हल्ला मचाकर भालू को जंगल की ओर भागने की कोशिश करते हुए देखा और घटना के बाद गांव वालों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और भालू को पकड़ने की मांग की है। वहीं वन विभाग की टीम की तरफ से गांव में गश्त करने के लिए टीम भेजने का आश्वासन दिया गया है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए सलाह दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा पर धर्म नगरी हरिद्वार में साधु संतों ने रोष व्यक्त किया है। हरिद्वार में गरीबदासी धर्मशाला में बैठक आयोजित कर तमाम साधु संतों ने मृतकों और हिंसा का शिकार हिंदुओं के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही देश भर के हिंदुओं से भी आगे आने का आह्वान किया। संतों ने भारत सरकार और यूएनओ से भी बांग्लादेश हिंसा पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेशी हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता बहाल करने की
अपील की है। वहाँ का हिंदू समाज अपने को अकेला अनुभव कर रहा है। हम भारतवर्ष के सभी सनातन धर्मावलंबी, विशेषकर संत समाज उनके साथ है। हम भारत सरकार और इस भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, यूएनओ के नेशनल सेक्रेटरी जनरल को एक ज्ञापन के माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि यूएनओ वहाँ पर इंटरफेरेंस करे। हम पूरे भारत में रहने वाले हिंदू ही नहीं, अभी तो मैं आह्वान करूंगा कि विश्व में जितने भी हिंदू रहते हैं, हिंदू संगठन के लोग रहते हैं, उन सब से आह्वान है कि वो आए, आगे आए, जागें। केंद्र जो भारत सरकार है उन सब से अपील करके वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दिया जा सके। हरिद्वार में अवैध खनन के मुद्दे को लेकर मातृ सदन आश्रम और जिला प्रशासन आमने सामने है। मातृ दन के संत प्रशासन पर ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन के नाम पर अवैध खनन करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि नियमों के मुताबिक ही चैनलाइजेशन कराया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में मातृ सदन के संतों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। अधिकारियों का कहना है कि खनन संबंधित काम नियमों के मुताबिक चल रहा है। इसके बाद नाराज मातृ सदन के संतों ने अनशन की चेतावनी जारी की है। उन्होंने पहले ही माइंड मेकअप करके बैठे थे कि आखिरी में क्या बोलना है, और आखिरी में इतने कंक्लूजन के बाद जब एक भी लीगल प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हम खनन बंद नहीं करेंगे। जो कि ये चंडीगढ़ के 4 माफिया आएंगे, हरिद्वार की पूरी संपदा लूट के ले जाएंगे और पूरा प्रशासन और यहाँ का जनमानस देखता रहेगा। सीधी सी बात है, जो चैनलाइजेशन का काम हो रहा है वो रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत हो रहा है, और रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के तहत काम हो रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हनुमान जी के महाभिषेक के साथ कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर के वार्षिकोत्सव का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाभिषेक में शामिल होकर सिद्धबली बाबा की आराधना की। वहीं इस मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शोभा यात्रा को देखने के लिए पहुंचे थे। सिद्धबली मंदिर के महंत ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। श्री सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान जो है बड़े धूमधाम के साथ हर वर्ष मनाए जाते हैं। इस वर्ष 25 वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इसमें हमारा नित्य प्रतिदिन जो है महाभिषेक होता है पिंडियों का, और साथ साथ वही यज्ञ अनुष्ठान होता है, और साथ साथ हमारे यहाँ एक सनातन धर्म से संबंधित जो है इस बार हमने एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलाया जिसमें 16,000 बच्चों ने भाग लिया, और इस तरह से सामाजिक और धार्मिक दोनों को मिलाकर ये बड़ा आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं कोटद्वार से। कोटद्वार में चल रहे सिद्धबली महोत्सव के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सुबह सिद्धबली मंदिर में पहुंचकर वार्षिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया और भगवान की पूजा अर्चना की। ऋतु खंडूरी ने कहा कि सिद्धबली महोत्सव से पूरे कोटद्वार का माहौल भक्तिमय हो गया है। महोत्सव के रूप में आज मैं सिद्धबली बाबा के मंदिर में पहुंची हूं, और कल से यहाँ अनुष्ठान जारी है और कल तक रहेंगे। पूरा कोटद्वार जो है इस समय बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्रभुमय हो रखा है, और बाबा की कृपा हम सब पर है। आज मैं यहाँ पूजा अर्चना में पहुंची हूँ। बहुत ही आनंद आता है, बाबा के चरणों में बैठ के वैसे ही बहुत आनंद आता है, और खासकर आज इन 3 दिनों में कोटद्वार का माहौल ही अलग रहता है।